guys, welcome to the Nagayas और आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर के साथ। हमारे चैप्टर का नाम है चैप्टर 4, दैट इज नेम इज द एयर। हम लोग ज्योग्राफी के 7th क्लास के एनसीईआरटी के चैप्टर 4 एयर के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, और टुडे वी स्टार्ट द न्यू चैप्टर, ओके, एयर। Our Earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. Okay, guys? Earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. All living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival. It provides us the air we breathe and protects us from the harmful effects of the sun's rays. Without this blanket of protection, we would be baked alive by the heat of the sun during the day and get frozen during night. So it is this mass of air that has made the temperature on the earth livable. देखिए क्या कह रहा है कि हमारे पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, मतलब ढकी हुई है, ठीक, जिसे वायुमंडल कहते हैं। एटमॉस्फेयर को वायुमंडल भी कहते हैं, वायुमंडल भी कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर करते हैं, ठीक है? यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है और सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है, ठीक है? यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं, baked alive and by the heat of the sun during the day and get frozen during the night, और रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वायु राशि है, ठीक है, जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। सो इट इज द मास ऑफ एयर, वायु राशि कहते हैं, हैज मेड द टेम्परेचर ऑन अर्थ लिवेबल। अब हम देखते हैं कंपोजिशन, वायुमंडल के संगठन। देखिए, डू यू नो दैट एयर वी टेक इन व्हाइल ब्रीदिंग इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होते हैं, मतलब मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। अब वो कैसे होगा देखिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन are the two gases which make up the bulk of the atmosphere। कह रहा है कि नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसे दो गैस हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। देखिए, सबसे इस देखेंगे तो ये हमारी पृथ्वी मान लीजिए, तो इसमें नाइट्रोजन है 78% और ये हमारा ऑक्सीजन है वो 21% है। 78% और 21%, ठीक है। अब हम आगे के बारे में, गैस के बारे में देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस टाइनी डस्ट पार्टिकल आल्सो प्रेजेंट इन द एयर। देखिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के अलावा देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ओजोन गैस, आर्गन गैस एवं हाइड्रोजन गैस कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। फिगर हम देखेंगे इस पाई चार्ट में। पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ द डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, फिगर 4.1। यही हमारा फिगर 4.1 है, ठीक है। चित्र 4.1 में वृत्तारेख दिया गया है जिसमें वायु के विभिन्न संगठनों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं।
ठीक है। हम देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट है, 0.03%। आर्गन गैस हमारा है ये 0.93%, एंड ऑल अदर गैसेस कितने हैं, 0.04%। ये सब गैसेस के फॉर्म में, ठीक है दोस्तों। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन टू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट। ठीक, नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता, बट द प्लांट्स नीड, देखिए यहाँ पहले से लिखा है, बट द प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। ठीक, पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, वो सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। ठीक है, बैक्टीरिया दैट अलाइव इन द सॉइल एंड द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट। देखिए, मृदा मतलब बैक्टीरिया तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु में से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सके। ठीक है, अब आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे गैस के बारे में जानेंगे। इज द सेकंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। क्या है ये, जो ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। ठीक, ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। ठीक, मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। ठीक, ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। In this way, oxygen content in the air remains constant. If we cut trees, then this balance gets disturbed. हर एक पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। देखिए, ह्यूमन एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर दे ब्रीथ। ठीक है, जो मनुष्य हैं और जीव जंतु हैं वो जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से लेते हैं, हवा में से। ठीक है, सांस लेने के लिए। और जो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, हरे भरे पौधे, प्रोड्यूस ऑक्सीजन। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मतलब प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। और ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, हम फोटोसिंथेसिस को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं ग्रीन प्लांट्स। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट। इस प्रकार से ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। ठीक है, हवा में। अगर हम पेड़ पौधे काटेंगे तो ये इसका जो बैलेंस है, ठीक, संतुलन बिगड़ सकता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के बारे में हम देखेंगे थोड़ा। कार्बन डाइऑक्साइड अनदर इम्पोर्टेंट गैस। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। ठीक है, हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। देखिए, ग्रीन प्लांट्स मतलब हरे पौधे, यहाँ पादप यूज कर रहा हूँ मैं। हरे पादप मतलब हरे भरे पौधे यूज करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या करने में, खाना बनाने में, और अपना खुद का खाना बनाने में। और क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को वापस देते हैं। ह्यूमंस एंड एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, मनुष्य और जीव जंतु क्या करते हैं कि हम ऑक्सीजन तो लेते हैं, लेकिन वो रिलीज क्या करते हैं, वो वापस क्या छोड़ते हैं,
ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमन और एनिमल सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ यूज बाय द प्लांट्स व्हिच मेक ए परफेक्ट बैलेंस। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा पौधों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। However, the balance of upsets by during of fuels such as coal and oil that did billion of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. As a result, increased volume carbon dioxide is affecting the Earth's weather and climate. परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल, मिनरल ऑयल्स आदि ईंधनों मतलब फ्यूल के जलाने से गड़बड़ मतलब बिगड़ जाता है और वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। ठीक है, अगर हर साल हम पेड़ पौधे काटेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड उतना ही रिलीज करेंगे वायुमंडल में, तो उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन की मात्रा तो घटती जाएगी लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी। इससे क्या होगा कि हमारा वायुमंडल में बहुत बदलाव हो जाएंगे। ठीक, परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु पे प्रभावित करता है। ठीक है, देखिए अब हम आते हैं इसके डू यू नो इस मैं इसको यहाँ इसको अभी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ना जरूरी था। हम देखते हैं इसके बारे में क्या आप जानते हैं। देखिए, जो carbon dioxide release in the atmosphere creates a greenhouse effect by trapping the heat radiated from the earth. It is therefore called a greenhouse gas and without it the earth would have been too cold to live in. देखिए होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। ठीक है, विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर मतलब ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इससे क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस का ग्रीन हाउस गैस बनता है। ठीक है, और इसके अभाव में धरती इतनी ठंड हो जाती है कि इस पर रहना असंभव है। अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं रह ग्रीन हाउस गैस हमारे वायुमंडल में नहीं रहेगा तो आप समझ लीजिएगा कि एक तरह से इसके अगर नहीं रहा तो धरती इतनी ठंड हो जाएगी कि इस पे रहना असंभव हो जाएगा, मतलब एक तरह से हम लोग जम भी सकते हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस का होना जरूरी है क्योंकि जो सूर्य से किरणें आती है तो वापस जब पृथ्वी से टकरा के जब पृथ्वी गर्म होती है तो बाद में जो उसमें से ऊष्मा निकलती है वापस रिफ्लेक्ट होके जाएगी। तो ये वायुमंडल में क्या होता है कि जो ग्रीन हाउस गैस है, जैसे ग्रीन हाउस गैस कौन से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस गैस को होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इन गर्मियों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जिसके कारण क्या होता है कि हमारा वायुमंडल गर्म गर्म बना रहता है, इस पे हम लोग रहते हैं। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो ये हीट ट्रैप नहीं हो पाएगा। ठीक है, और ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट संतुलन नहीं बन पाएगा और जो किरणें टकराती है सूर्य पृथ्वी से सूर्य की, वो वापस चली जाएंगे और बहुत ठंडा हो जाएगा पृथ्वी पे रहना। किंतु जब देखिए, however, when level in the atmosphere increase due to factor smoke or car fumes, the heat retained increase in the temperature of the earth. This is called a global warming. This rise in temperature causes the snow is the coldest part of the world to melt. As a result, the sea level rises, causing floods in the coastal areas. There may be drastic change in climate, leading to the extinction of some plants and animals in the long run. देखिए, इसका ग्रीन हाउस गैस का भी संतुलन बना होना चाहिए, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी संतुलन बना होना चाहिए। हमने पहले ही पढ़ा है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में
तो किंतु अगर जब कारखाने एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा की पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। पृथ्वी का तापमान क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ग्रीन हाउस जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ज़्यादा किरणों को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि ज़्यादा गैसेस बढ़ रहे हैं वायुमंडल में। वायुमंडल में उस हद से ज़्यादा अगर गैस बढ़ जाएगा तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करने लगेंगे। वायु के सन से जो किरणें आएंगी उनको ज़्यादा वापस जो जब जाएंगी रिफ्लेक्ट होके, तो वापस ये क्या करेंगी कि हमारे वायुमंडल में इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक, वो किसके द्वारा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा। ठीक, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट करता बनाता है। ठीक है, तो इसका स्तर बढ़ता है तब उष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, और जब तापमान बढ़ेगा तो उससे भूमंडलीय तापमान मतलब ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है। देखिए, अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, अब गैस तो चारों तरफ है, पूरे पृथ्वी में हर जगह फैला हुआ है, तो हर जगह गैस तो गर्म होती जाएंगी, और ये एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट भी होगा। मतलब इधर उधर गैस को तो बांध नहीं सकते, तो वो कहीं भी मूव कर सकती है, इजीली जा सकती है। तो ठंडे प्रदेशों में ये गर्म गैस जाके वहाँ के आसपास के क्षेत्र को और गर्म करने लगेंगी। जब गर्म करने लगेंगी तो ठंडे प्रदेश में जितने बर्फ होते हैं वो पिघल जाएंगे। अब पिघलने लगेंगे तो उससे क्या होगा कि जल का स्तर बढ़ेगा। अब जल का स्तर बढ़ेगा समुद्र में, तो उससे क्या होगा कि बहुत खतरनाक बदलाव आ सकते हैं हमारे, जिससे परिणाम समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, और जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इससे कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है। देखिए, जलवायु में क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा बदलाव हो जाएगा। ठीक, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त भी हो सकते हैं। एक्सटिंक्शन मतलब विलुप्त होना, गायब मतलब एकदम से खत्म हो जाएंगे फिर। तो हमारे में ये हम लोग को जान मतलब हम लोग को ये मतलब समझना होगा कि ग्रीन हाउस गैस का संतुलन बनना जरूरी है, और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन लेवल के बराबर जैसे उसका संतुलन बनाना पड़ेगा। अगर ये बनेगा नहीं तो हमारे ग्रीन हाउस गैस पे अफेक्ट होगा, जिससे ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी एनर्जी, और इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो गैसेस की टेम्परेचर बढ़ेंगे और बर्फ पिघलेंगे, फिर बाढ़ जैसे स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और क्या होगा, कुछ पेड़ पौधे और मनुष्य भी विलुप्त हो सकते हैं, क्योंकि जलवायु मंडल में बहुत ज़्यादा अत्यधिक परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे दिया हुआ है, टॉप साइंटिस्ट ऑफर्स वे आउट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ये सब न्यूज़ है। वार्मिंग अनस्टॉपेबल, CO2 लेवल एट 8 लाख मतलब 80 मिलियन ईयर्स हाई, और ग्लोबल वार्मिंग प्रोजेक्शन, और ये देखिए द विंटर, ये सब न्यूज़ है। ठीक है, रीड एंड पॉन्डर्स, पढ़िए और सोचिए, इस ग्लोबल वार्मिंग इज सीरियस इशू इन टुडे वर्ल्ड। क्या ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत सीरियस इशू है। ठीक है, भूमंडलीय, इसको भूमंडलीय भी कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग को भूमंडलीय भूमंडलीय तापन। ठीक है, इसको भूमंडलीय तापन भी कहते हैं। ठीक है, या ग्लोबल वार्मिंग भी कह लीजिए। ठीक, क्या भूमंडलीय तापन आज के विश्व में एक गंभीर समस्या है? आप थोड़ा इसके बारे में पढ़िए, सोचिए, फिर बताइए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हम लोग देखेंगे कि वायुमंडल की संरचना। आवर एटमॉस्फेयर डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। देखिए, हमारा जो पृथ्वी है, सॉरी, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा वायुमंडल है, ठीक,
जो पृथ्वी की सतह से वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। 5 परतों में विभाजित है। कहाँ से? जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। दीज आर, उनके नाम क्या है? पहला क्या है? फिगर देख के पहले मैं समझाता हूँ को। देखिए, पृथ्वी की सतह, मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह है, ये 0 डिग्री, 0 लेवल पे। हाइट किलोमीटर्स में अबव, मतलब फ्रॉम अर्थ से अबव हम लोग स्काई की तरफ बढ़ेंगे, तो ये ऊपर बढ़ेंगे 10 किलोमीटर्स हो गया, 20 किलोमीटर्स, 30 किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये 40 किलोमीटर्स, ये अप टू हाइट किलोमीटर्स में दिया हुआ है, हम लोग देख रहे हैं। ठीक, देखिए पहला क्या है हमारा? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर को क्या कहते हैं हिंदी में? क्षोभ मंडल। ट्रोपोस्फेयर को क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल कहते हैं। दूसरा क्या है हमारा? स्ट्रेटोस्फेयर। दूसरा क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर को क्या कहते हैं? समताप मंडल। ठीक, समताप मंडल कहते हैं। तीसरा क्या है हमारा? मिसोस्फियर। मिसोस्फियर। मिसोस्फियर को क्या कहते हैं? मध्य मंडल कह लीजिए। चौथा क्या है हमारा? थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर को क्या कहते हैं? थर्मोस्फियर को बाहरी वायुमंडल, बाहरी वायुमंडल, वायुमंडल। और एग्जॉस्फियर को कहते हैं बहिर्मंडल। पांचवा क्या है? एग्जॉस्फियर। एग्जॉस्फियर को क्या कहते हैं? एग्जॉस्फियर, बहिर्मंडल। देख लिया हमने। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, फर्स्ट हमारा ट्रोपोस्फियर, सेकंड स्ट्रेटोस्फियर है, थर्ड है मेसोस्फियर, फोर्थ है थर्मोस्फियर, बाहर मंडल, इसको एक्सोस्फियर कहते हैं। अब हम शुरू करेंगे ट्रोपोस्फियर से। ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभमंडल। This layer is the most important layer of the atmosphere. Its average height is 13 kilometers. The air we breathe exists here. Almost all the weather phenomena like rainfall, fog and hailstorm occurs in this layer. देखिए क्षोभमंडल में क्या क्या होता है। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी औसत ऊंचाई, मतलब एवरेज हाइट कितनी है? 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर्स। हम इसी वायुमंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। देखिए, वी ब्रीथ एयर, वी ब्रीथ एग्जिस्ट एयर। ठीक, ओके। मौसम की लगभग सभी घटनाएं, जैसे ऑल वेदर फेनोमेना एग्जिस्ट हियर, जैसे कि वर्षा, ठीक, रेन, कोहरा, फॉग एवं ओला वर्षण, मतलब हेल स्टॉर्म, इसी परत के अंदर होती है। इसी लेयर में सारी चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, ये हम जान गए ट्रोपोस्फेयर के बारे में। 0 से 13 किलोमीटर, यहाँ हल्का सा कह लीजिए 13 किलोमीटर, ये अप्रॉक्स में है, घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, यहाँ घटता बढ़ता रहेगा। ठीक, और हमारा उसका क्या है? स्ट्रेटोस्फियर, इसको बोलते हैं समताप मंडल। Above the troposphere lies the stratosphere. It extends up to a height of 50 kilometers. This layer is almost free from clouds and associated weather phenomena, making conditions most ideal for flying aeroplanes. One important feature of the stratosphere is that it contains a layer of ozone gas. We have just learned how it protects us from the harmful effect of the sun rays. होता क्या है? देखिए, स्ट्रेटोस्फेयर है हमारा,
समताप मंडल है। सब क्षोभ, देखिए क्षोभ मंडल के ऊपर का जो भाग होता है, मतलब ट्रोपोस्फेयर का ऊपर वाला भाग जो होता है उसको समताप मंडल कहलाता है, स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं उसको। यह लगभग 50 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। कहाँ तक? 50 किलोमीटर्स। कहाँ? 50 किलोमीटर्स कहाँ से? फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ध्यान रखिएगा, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। ठीक, मतलब कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम clouds and associated weather phenomena making condition most ideal for flying aeroplanes। यह परत बादलों में मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इस फलस्वरूप उसमें होता क्या है कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए बहुत आदर्श होता है, मतलब सुटेबल माना जाता है हवाई जहाज उड़ाने के लिए। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। इसमें स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है, बहुत पतली परत होती है। ये क्या करता है, हम लोग को सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों की हमारी रक्षा करता है, ओजोन गैस। ठीक है। और ये जो ट्रोपोपॉज देख रहे हैं ना, ये ट्रोपोपॉज उन्हें कहा जाता है, दो 2 से 5 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई होती है। ये ट्रोपोपॉज हो क्या होता है, स्ट्रेटोपॉज, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच वाला जो पार्ट होता है उसको ट्रोपोपॉज कहा जाता है। अब हम आते हैं मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर क्या होता है, हमारा मध्यमंडल। मेसोस्फेयर में हम तब जाएंगे। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द अर्थ। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा है। पहला था क्षोभ मंडल, हमारा था दूसरा समताप मंडल। ठीक, ट्रोपोपॉज को क्षोभ सीमा कहते हैं और स्ट्रेटोपॉज को समताप सीमा कहते हैं। ठीक, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोपॉज के बारे में अभी अब आपको बताऊंगा, पहले मेसोस्फेयर कंप्लीट कर लेते हैं। This is the third layer of the atmosphere. It lies above the stratosphere. It extends up to the height of the 80 kilometer. Meteoroids burn up in this layer entering from the space. As we know that when meteoroids come from the outside the planet, the meteoroids insert in our atmosphere and it burns in this layer, in the mesosphere layer. Okay, and it extends when the mesosphere is the third layer of the atmosphere and it is above the stratosphere, and it is above the height of the, from the surface of the earth, average height is the 80 kilometers। okay, मध्यमंडल यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड, ठीक, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं अपने आप। जलते इसलिए हैं क्योंकि बहुत रफ्तार होती है जब कोई अंतरिक्ष से मेटेरोइड, मतलब उल्कापिंड अंतरिक्ष से हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में जब प्रवेश करेंगी तो इतनी रफ्तार होती है कि हवा और उल्कापिंड के ऑब्जेक्ट में इतना घर्षण होता है हवा में कि उसमें आग लग जाती है, जिसके कारण ये क्या होता है, अपने आप बर्न करने लगता है, मतलब जलने लगता है। हमें ऐसा लगता है कि वो टूटता तारा दिखाई देता है आपको, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली होता यह है कि जल जाते हैं वायुमंडल में, और जल के जो हमारा उल्कापिंड बड़े साइज का होता है वो जल के बहुत छोटे से हो जाता है और हमारे पृथ्वी पे कहीं या पानी में गिर जाता है या कहीं मैदानी इलाके में गिर जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं स्ट्रेटोपॉज को, हम लोग ने अभी क्या पढ़ा, समताप सीमा। समताप सीमा कहाँ से बनती है, समताप मंडल के बीच और वायुमंडल के बीच का जो भाग होता है उसको समताप सीमा कहते हैं। समताप सीमा।
अब हम लोग आते हैं थर्मोस्फेयर, हमारा चौथा लेयर है, ठीक है। थर्मोस इसको बाह्य वायुमंडल कहते हैं। इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर rises very rapidly with increase in height. Ionosphere is a part of this layer. It extends between 80 to 400 किलोमीटर्स, ठीक है। This layer helps in the radio transmission. In the fact, radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. देखिए क्या होता है मध्यमंडल में कि ये वायुमंडल नहीं, बाह्य वायुमंडल क्या होता है, ये जो हमारा चौथा लेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, और इसका इस वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से मतलब बहुत तेजी से बढ़ता है, और आयन मंडल इस परत का एक भाग है। आय देखिए यहाँ लिखा हुआ है आयनोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ दिस लेयर। आयन मंडल इसका एक भाग है बाह्यमंडल का, ठीक। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। देखिए ये हमारा 80 किलोमीटर है, ये 80 किलोमीटर से अब जाएंगे 400 किलोमीटर तक ऊपर, मतलब और ऊपर, ठीक। इसकी चौड़ाई है और फैला हुआ है, और रेडियो संचार, रेडियो ट्रांसमिशन के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है, ठीक है। अपने जब पुराने ज़माने में जैसे पापा या मम्मी से पूछेगा, जब वो लोग रेडियो यूज़ करते थे तो वो कैसे काम करता था, वो ऐसे ही काम करता था क्योंकि रेडियो किरणें किसी और जगह से वायुमंडल में छोड़ी जाती थी और वहाँ से वो वापस रिफ्लेक्ट होकर हम अदर और जगह पे भी उसका ट्रांसमिशन होता था, ठीक है। और जगह उसका ट्रांसमिशन होता था, मतलब रेडियो को संचार फैलता था और दूसरी जगह रेडियो पर इसके सिग्नल्स को कैप्चर करके रेडियो में इसको प्रसारित कर दिया जाता था, ठीक है। परावर्तित कर दी जाती है, देखिए रिफ्लेक्शन को परावर्तित, इसको परावर्तित कहते हैं, ठीक। अब आते हैं हम लोग एग्जॉस्फियर में। हमारा ये आखिरी है, पांचवा एटमॉस्फेयर में लास्ट जो लेयर है एटमॉस्फेयर का वो है एग्जॉस्फियर। इसको हिंदी में बहिन बहिर्मंडल कहते हैं, और द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज द एग्जॉस्फियर, ठीक। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायुमंडल की पतली परत होती है, ठीक। दिस लेयर वाज वेरी थिन, हैज वेरी थिन एयर, लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर। देखिए हल्की गैस जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहाँ यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं, ठीक है। अब हम आते हैं वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम और जलवायु। वेदर माने मौसम, क्लाइमेट जलवायु। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये मतलब बहुत इसको पढ़ना भी जरूरी है क्योंकि इसमें हमारे जलवायु से संबंधित मतलब क्लाइमेट से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि हमारे क्लाइमेट चेंज इन्हीं एलिमेंट्स का संतुलन बिगड़ने से होता है, ठीक है। It is going to rain today. Will it be bright and sunny today? How many times have we heard this from an ex cricket fan speculating the fate of a one-day match? If we imagine our body to be radio and the mind its speaker, weather is something that fiddles with its control knobs. Weather is this our day-to-day condition of atmosphere. ठीक? A hot or humid weather may make one irritable. A pleasant breezy weather may make one cheerful and even plan for an outing. Weather can change dramatically from day to day. However, the average weather condition of place
for longer period of time represents the climate of a place. Now do you understand why we have daily weather forecasts? हमने देखा कि इज इट गोइंग टू रेन, मतलब आज क्या वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगा। कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच, वनडे मैच के बारे में, मैच की भविष्यवाणी पर अनुमान लगाते सुना होगा। यदि हम कल्पना करें, इमेजिन करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो उसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। जैसे कि मौसम वायुमंडल के प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। वेदर इज द आवर टू आवर, डे टू डे कंडीशन ऑन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए हॉट और ह्यूमिड वेदर में मेक वन इरिटेबल। ठीक, आर्द्र मतलब हॉट, आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। ठीक है, a hot or humid weather may make an irritable. A pleasant breezy weather may make one cheerful and even plan for an outing. अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है। ठीक है, किंतु दीर्घकाल में, लॉन्ग समय में, किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। ठीक है, अगर हमें लॉन्ग टाइम के लिए वहाँ के वेदर के कंडीशन को समझना है, ठीक, किसी स्थान का औसत मौसम, ठीक है, एवरेज मौसम निकालना, एवरेज क्लाइमेट उस स्थान के बारे में है, तो जलवायु बताता है, उस स्थान का जलवायु बताता है। ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट, मतलब जलवायु ऑफ ए प्लेस। ठीक, अब क्या आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव ए डेली वेदर फोरकास्ट? ठीक है, चलिए, क्या आप जानते हैं कि ये यू विल सरप्राइज टू नो दैट Earth receives only 1 in 2 trillion parts of the sun's energy। देख ना, यह आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 2 ट्रिलियन भाग का केवल एक भाग ही प्राप्त करती है, मतलब 2 अरबवा। हिंदी में इसको 2 अरब कह सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं टेम्परेचर। देखिए, सूर्य में इतनी गर्मी होती है कि मतलब 2 ट्रिलियन एनर्जी, मतलब 2 ट्रिलियन पार्ट का जो एनर्जी होता है सूर्य का, उसका केवल और केवल एक भाग केवल पृथ्वी को प्राप्त होता है। सोच लीजिए तो कितनी एनर्जी है सूर्य में। ठीक, और हमारे पृथ्वी को वो कितना गर्म करता है। अगर सूर्य नहीं होता तो हम लोग जम के जम जाते पृथ्वी पर। ठीक है, ठंड के कारण। अब हम लोग देखते हैं टेम्परेचर, मतलब तापमान। तापमान में जानेंगे हम लोग कि टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर द एटमॉस्फेयर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज नोन एज द टेम्परेचर। आज प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज नोन एज टेम्परेचर। ठीक, हमने पढ़ लिया। ताप और शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। The temperature of the atmosphere changes not only the between day and night but also from season to season. Summers are hotter than winters। देखेंगे कि आज प्रतिदिन जिस नहीं, वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। हमने 6th क्लास के चैप्टर में पढ़ा था
कि मोशन ऑफ द अर्थ, तो मोशन ऑफ द अर्थ में हमने पढ़ा था कि जो हम लोग सीजन चेंज होता है क्यों, रोटेशन ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, अराउंड द सन। और जो रोटेशन होता है, दिन रात चेंज होते हैं, उसके कारण भी हमारे दिन और रात में मतलब टेम्परेचर, उसका तापमान चेंज होता है। तो हम लोग जानते हैं कि सीजन के बदलने से मतलब ऋतु के बदलने से, ठीक, ऋतुएं क्यों बदलती हैं, क्योंकि हमारा पृथ्वी रिवॉल्व करता है सूर्य के अराउंड, ठीक है, चारों ओर घूमता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था सूर्य और पृथ्वी का रिलेशन अराउंड द रिवॉल्यूशन अराउंड द सन एंड रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। तो हमने देखा कि वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात नहीं बदलता, बल्कि ऋतु के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है, ठीक है। आत्मन एवं महत्वपूर्ण कारक है, ठीक। An important factor that influence the distribution of temperature is insolation, ठीक। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिस पृथ्वी को रोक लेती है उसे आतपन कहलाती है। इंसुलेशन को क्या कहते हैं, आतपन। इंसुलेशन आई मीन सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ, ठीक है। द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल, ठीक है। आतपन या सूर्य ताप की मात्रा, द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, आतपन मतलब सूर्य ताप की मात्रा को आतपन कहते हैं, ठीक है। और भूमध्य रेखा से मतलब इक्वेटर से ध्रुव की तरफ और घटती है। आतपन सबसे ज्यादा कहाँ होगी, भूमध्य रेखा के पास। ये हमारा पृथ्वी है और इक्वेटर ये है, ठीक। तो ये हमारी भूमध्य रेखा है। और ध्रुव के जब मतलब पोल्स पे जाएंगे, ध्रुव होती है यहाँ पे, तो एनर्जी सबसे ज़्यादा सूर्य की यहाँ मिलती है। हमने पढ़ा था इस मोशन ऑफ द अर्थ के बाद, जब हमने 6th क्लास में पढ़ा था तब इसके बारे में जाना था कि सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे सनलाइट डायरेक्टली एनर्जी पड़ता है सन का। और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ेंगे मतलब ध्रुव की तरफ जाएंगे तो उसकी एनर्जी घटते जाती है, ठीक है। ओके गाइस। Therefore, the temperature decreases in the same manner. Now, do you understand why poles are covered with snow? If the Earth's temperature is too high, it would become too warm for some crops to grow. Therefore, in cities, it's much higher than that of village. The concrete and metal in buildings and the asphalt of roads get heated up during the day. This heat is released during the night. क्या अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके होते हैं, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पे पड़ती हैं मतलब इक्वेटर पे। और जैसे जैसे भूमध्य से हम ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे तो एरिया बढ़ता जाएगा। ऐसे जैसे एरिया बढ़ेगा हमारा, किरणें जो होती हैं सूर्य की वो और बहुत जगह एरिया में फैलेंगी। तो बहुत ज़्यादा फैलेंगी तो उसका कहीं कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा उसके किरण का। और क्या होता है कि ध्रुव तक सूर्य की किरणें पहुंचते पहुंचते वहां बहुत हल्की हो जाती है एनर्जी, और जिसके कारण वहां पोल्स पे ज्यादा बर्फ होते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। क्यों होता है कि दिन के समय में एसफॉल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन मतलब हाउसेस बिल्डिंग्स एक गर्म हो जाते हैं। रात के समय ये ऊष्मा मुक्त हो जाती है। रात के समय क्या करते हैं, ये रेडिएट मतलब गर्मी निकालते हैं अपनी, ठीक है, रेडिएशन के फॉर्म में। दिस हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द नाइट।
Also, crowded high-rise building of the cities trap the warm air and thus raises the temperature of the cities. इससे क्या होता है, नगर की भीड़ वाले उच्च भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या आप जानते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस होता है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय द एंडर्स सेल्सियस, और जिस आविष्कारक का नाम है उनका एंडर्स सेल्सियस ने किया था इस आविष्कार को। ठीक है, और ऑन द सेल्सियस स्केल द वाटर फ्रीजेस एट द 0 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। अब हम आते हैं एयर प्रेशर, मतलब वायु का दाब। प्रेशर को दाब कह लीजिए। You will be surprised to know that air above the us presses up with a great force on our bodies. However, we don't even feel it. This is because the air presses us from all directions एंड आवर बॉडी exerts a काउंटर प्रेशर। देखिए होता क्या है कि हम लोग को ये पता नहीं होता, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब से, मतलब हाई प्रेशर से क्या होता है के साथ बल लगाती है, किंतु हमारा इसका शरीर जो है अनुभव नहीं करता, हमें पता नहीं चलता। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। हमारा शरीर भी काउंटर मतलब विपरीत बल एयर की तरफ लगाता है। ठीक है, तो इससे हमें पता नहीं चलता है कि वायु से हमें दाब का प्रेशर अनुभव हो रहा है कि नहीं। एयर प्रेशर is defined as the pressure exerted by the weight of air on the earth's surface. As we go up the layer of atmosphere, the pressure is falls rapidly. The air pressure is highest at the sea level and decreases with height. Horizontally, the distribution of the air pressure is influenced by the temperature of air at a given place. In areas where temperature is high, the air gets heated and rises. This with cloudy skies and with wet weather. देखिए होता क्या है कि पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। देखिए एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द, ये इंपॉर्टेंट है, नोट्स इसको नोट कर लीजिएगा। एयर प्रेशर डिफाइंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। As we go from atmosphere from the earth surface, the pressure falls rapidly, और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। ठीक है, प्रेशर दाब हमारा घटता जाएगा। हमारे शरीर पर जो दाब लगता है, जैसे जैसे हम सतह छोड़ के वायुमंडल के ऊपर बढ़ेंगे तो इस पे वायु का दाब कम होता जाएगा। ठीक, वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रवाहित होता है। देखिए as we go later on the pressure fall, the air pressure is highest at the sea level and decreases with height। ठीक, समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण horizontally, the distribution of pressure is influenced by temperature of air at a given place। जो वायु दाब का क्षैतिज वितरण है किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। देखिए इन द एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेस। ठीक है, और यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। ठीक है, दिस क्रिएट्स ए लो प्रेशर एरिया। ये हमारा अर्थ है। मान लीजिए यहाँ है प्रेशर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बन चुका है, ये हमारे शरीर की लोअर लेयर है। ठीक है, अर्थ एकदम जमीन से सटा के ऊपर भाग, यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर का वो है। ठीक है, ज़्यादा एयर है, और एयर ज़्यादा क्यों है,
क्योंकि कोल्ड एरिया जब इसको हम गर्म करेंगे तो यहाँ की हीट जो कि एयर के मॉलिक्यूल से वो गर्म होंगे और गर्म होकर आपस में टकराएंगे। जब आपस में टकराएंगे तो क्या होंगे, ऊपर उठेंगे। ठीक है। हम हमेशा याद रखिएगा, जब वायु गर्म होती है तो ऊपर फैलती है। कोई भी मॉलिक्यूल्स आप जब हीट करेंगे, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि मॉलिक्यूल जब हीट होता है तो वो इधर उधर भागने लगता है। ठीक है, रैंडमली। तो इससे क्या होता है कि वेयर द टेम्परेचर हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेस, दिस क्रिएट्स ए लो प्रेशर एरिया। और जब हवा ऊपर उठेगी, यहाँ के मॉलिक्यूल्स ऊपर उठेंगे तो यहाँ लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर देता है। यहाँ अब हवा तो रहेगी नहीं, तो यहाँ लो हो जाएगा ना, एयर लो प्रेशर हो जाएगा। यहाँ एयर का जो दबाव है कम हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया कहते हैं इसको। एंड लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर। ठीक है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। ठीक है, लो प्रेशर एरिया, निम्न दाब क्षेत्र। ठीक, इसको क्या कहते हैं, निम्न दाब क्षेत्र विथ क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर। ठीक है, निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। ठीक है। In areas having low temperature, the air is cold. It is therefore heavy air sinks and creates a high pressure area. High pressure area is sort of clear and sunny skies. अब देखेंगे, आप कभी आप देखिए, मैं बता रहा हूँ, ठंड में आप देखेंगे कि बादल बहुत कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि जो हवा होती है वो ठंड होती है। ठंड होने के कारण क्या होता है कि जो हवा हैवी हो जाती है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंड होती है। इस फलस्वरूप यहाँ ये भारी होता है। जब ठंडी वायु होगी तो भारी होगा, गर्म होगी तो ऊपर उठेगा, तो वैसे ठंड होगी तो वो भारी होगा, तो भारी होगा तो जमीन मतलब वो सतह पे आने आएगा। ठीक, भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। ठीक है, हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स ए हाई प्रेशर एरिया। ठीक, उच्च दाब क्षेत्र बनाती है और इसके कारण, उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। ठीक है, तो वहां आपको कभी क्लाउडी वेदर नहीं मिलेगा, मतलब बादल नहीं मिलेंगे आपको जहाँ ठंड। और ये नोट कर लीजिएगा कि द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। हमेशा जो हवा है, मतलब एयर, उच्च दाब उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र वाले में जाते हैं। ये नियम है। ये क्षेत्र मान लीजिए, ये बॉक्स ए है और ये बॉक्स बी है। ये इसमें एयर पूरा भरा हुआ है, फुल एयर कंटेनर टाइट है। ये टाइट है। जब इसमें एक पाइप कनेक्ट कर देते बी से, और ये बी पूरा खाली है, मतलब वैक्यूम है। जब इसमें हम एयर को इस फिल्टर से रिलीज करेंगे, वाल्व से, तो क्या होगा कि जैसे ही वाल्व छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ जो ज़्यादा प्रेशर की एरिया है वो यहाँ से रिलीज होके ये बी, इस बी वाले बॉक्स में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ वैक्यूम एयर है ही नहीं। और क्या होता, हम ये जानते हैं कि ऑलवेज एयर, ये उच्च दाब मतलब हाई प्रेशर एरिया इसमें है और ये लो प्रेशर एरिया है, तो यहाँ पे एयर ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अंदर जो वायु है बहुत गर्म होगी तो उधर भागने की कोशिश करेगी, स्केप होगी, तो बॉक्स से बाहर निकल जाती है, लोग निकल नहीं पा रहे। जब हम पाइप का वाल्व खोल देंगे तो निम्न वाले दाब क्षेत्र पे वो चली जाएंगे, मतलब लो प्रेशर एरिया में। ठीक है, जिससे वो संतुलन बना लेंगी अपने दोनों बॉक्सेस का। अब हम मानते हैं विंड मतलब पवन। इसको पढ़ लेते हैं हम लोग, ये जरूरी है। डू यू नो, ऑन द मून देर इज नो एयर। हम तो जानते हैं कि चांद पर हवा नहीं है, हेंस नो एयर प्रेशर। जब हवा नहीं तो एयर प्रेशर भी नहीं होगा, हवा का दाब भी नहीं होगा, वायु दाब।
Astronauts have to wear special protective suits filled with air when they go to the moon. देखिए, अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वह अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती हैं। मतलब होता क्या है कि इफ दे डू नॉट वेयर दिस स्पेस शूट्स द काउंटर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉडी ऑफ द एस्ट्रोनॉट वुड मेक ब्लड वेसल बर्स्ट। इससे क्या होगा कि हवा अ, जो बॉडी है हमारा दोबारा काउंटर प्रेशर लगाता है, तो उससे क्या होगा कि हमारे जो ब्लड के वेसल है वो फट सकते हैं। चांद पे तो हवा है नहीं, तो हमारी बॉडी विपरीत उसका प्रेशर लगाएगी, ठीक है, and the blood vessel burst and the astronaut would bleed। इसके कारण क्या होगा कि रक्त शिराएं फट सकती हैं जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकती हैं, मतलब ब्लीडिंग हो सकता है, ठीक है। विंड क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। अब जब हवा कब बनेगी? जब एयर मतलब वायु एक जगह से दूसरी मतलब उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र में उनका मूवमेंट होगा, ठीक है, गति होगी, तब क्या होगा? पवन बहेगी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लोज ड्राई लीव्स डाउन द पेमेंट और अप्रूट्स ट्री ड्यूरिंग द स्टॉर्म। जब यह आप आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब ये सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है, ठीक है। Sometimes when the wind blows gently, you can even see it blowing away smoke or fine dust. At the time, wind can be so strong that it is difficult to walk against it. कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाती देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है, ठीक है। You must have experienced it not too easy to hold an umbrella on a windy day। ठीक, आप अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर आप चलना आसान नहीं होता है, ठीक। थिंक ऑफ सम अदर एग्जांपल व्हेन स्ट्रॉन्ग winds have created problems for you। ठीक, जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो, उदाहरण सोचिए, 3 अन्य उदाहरण सोचिए, ठीक है। पवन मुख्यतः विंड्स क्या होते हैं? में ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। विंड्स ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स को विभाजित किया जा सकता है 3 प्रकार से। इनका क्या क्या नाम है? पहला नाम है परमानेंट विंड्स, दूसरा क्या है? सीजनल विंड्स, और तीसरा क्या है? लोकल विंड्स। हमने देखा परमानेंट मतलब स्थायी पवन है, सीजनल विंड्स को क्या कहते हैं? मौसमी पवन है। और लोकल विंड को क्या कहते हैं? स्थानीय पवन है। स्थानीय और स्थायी में अंतर है, ठीक है। स्थानीय पवन है, स्थानीय मतलब लोकल, और स्थायी मतलब परमानेंट। देखिए यहाँ पे नोट है, इसको पढ़ लिया जाए एक बार पहले। A wind is named after the direction from the which it blows. Example, the wind blowing from the west is called the westerlies। पवन का नाम उसके आने की दिशा से आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी यानी पछुआ पवन कहते हैं। पछुआ पवन कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं परमानेंट विंड्स। आइए चला जाए। The trade winds, westerlies and easterlies are the permanent winds. These blow constantly throughout the year in a particular direction। देखिए होता क्या है कि व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें। ट्रेड विंड को क्या कहते हैं? व्यापारिक व्यापारिक पवन पवनें
वेस्टर्लीज को क्या कहते हैं? पश्चिमी पवने। और ईस्टर्लीज को क्या कहते हैं? पूर्वी पवने। ठीक है, ये परमानेंट विंड कहलाते हैं, मतलब ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। दे ब्लो कॉन्स्टेंटली टुवर्ड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ कहाँ है। देखिए परमानेंट, ये तो ये हमारे, देखिए ट्रेड विंड है, ये हमारी व्यापारिक पवन है। वेस्टर्लीज हो गए, ये हमारी पश्चिमी पवन है। और ईस्टर्लीज हो गई हमारी पूर्वी पवन। ठीक, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउथर्न हेमिस्फीयर में दोनों तरफ बहती हैं, और वर्ष मतलब साल भर बहती हैं लगातार। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आते हैं, मान लीजिए ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है ऊपर, और ये साउथ है। जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से पवनें आती हैं इनको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कहते हैं, और जो साउथ ईस्ट की तरफ से आती हैं उसको साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कहते हैं। ठीक है, प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज होते हैं। ठीक है, हमारे वेस्टर्लीज जो होते हैं सनातन पछुआ पवने। ठीक है, प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज। ठीक, और जो पोलर स्टेलिस को क्या कहते हैं? ध्रुवीय पूर्वी पवन। ठीक है, और इसको नॉर्थ ईस्ट को कहते हैं उत्तर पूर्वीय व्यापारिक पवन है। इक्वेटरी लो प्रेशर एरिया इसका, इक्वेटरी लो प्रेशर, इक्वेटरी लो प्रेशर कहते हैं इसको, जो इक्वेटर से पास होता है। भूमध्य रेखीय निम्न दबाव, इसको डोल्ट्रम कहते हैं। भूमध्य रेखीय निम्न दबाव, इसको डोल्ट्रम भी कहा जाता है। ठीक, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं। ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होता है। ये सब ट्रॉपिकल हाई बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है। ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट होता है। ठीक है, हम देखते हैं सीजनल विंड। दिस विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन डिफरेंट सीजन, फॉर एग्जांपल मानसून इन इंडिया। ये देखिए पूरे ईयर भर बहता है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो हमारा प्रेशर बेल्ट सिस्टम है ये हमारा ईयरली बहता है, साल भर होता है। ठीक है, अब जो सीजनल विंड था, दिस विल चेंज देयर डायरेक्शन डिफरेंट सीजन, फॉर एग्जांपल मानसून इन इंडिया। देखिए ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए बाद में मानसूनी पवनें होती हैं। लोकल विंड को बाद में जानेंगे। स्थानीय पवन, दिस ब्लोज ओनली ड्यूरिंग ए particular period of the day or a year in a small area. For example, land and sea breeze. Do you recall that hot and dry local wind of northern plains of India? It is called loom. ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन की किसी विशेष समस्या में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आप समुद्री समीर कहते हैं? स्थल समीर, लैंड लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। लैंड ब्रीज को क्या कहते हैं? स्थल समीर। और सी ब्रीज को क्या कहते हैं? समुद्री समीर। समुद्री समीर। यू रिकॉल हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र के गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहते हैं। ठीक है, लू कहा जाता है उसको। अब हम इसके बारे में देखेंगे। साइक्लोन नेचर्स फ्यूरी। ओडिशा located in eastern sea coast of India is prone cyclone that originated in Bay of the Bengal on 17 to 18th October 1999. Cyclone hit 5 districts of state. Another super cyclone occurred on the 29th October 1999 that devastated large portion of the state. The damages caused were mainly due to the three factors: wind velocity, rain, and tidal surge. The winds up to the 360 km per hour lasted for over 36 hours. These high velocity winds uprooted trees, damaged the Kacha houses, rooftops of several industrial sheds, and other houses were also blown away.
Power supply and telecom lines snapped completely. Heavy rain occurred under the influence of the cyclone on the 3 days continuously. This led to the flooding in the major areas of Odisha. Cyclone winds caused the tidal waves that swept 20 kilometers inland and brought massive destruction to the coastal area. The 7 to 10 meter high tidal waves intruded suddenly and caused massive damage to the standing paddy crops. The cyclone originated as the depressions in the Gulf of Thailand near the east of Port Blair on 25th October 1999 and gradually moved in the northwestward direction. It intensified into a supercyclone and hit the area between the Erasma and Balikuda in Odisha in 29th October at 10:30 am. The supercyclone set the entire coast of Odisha, including the cities of Bhubaneswar, Cuttack, and 28 kilometers, 20 coastal towns. About 13 million people were affected. A large number of livestock were killed. Standing crops of paddy, vegetables, and fruits were rapidly damaged. Due to salinization caused by tidal surge, large tracts of agricultural land have turned infertile. Large tracts of salt, teak, and have disappeared. The mangroves forest between Pradeep and Konark vanished. देखिए हुआ क्या था कि चक्रवात एंड प्राकृतिक आवेश कहते हैं इसको। ठीक है, भारत के पूर्वी साइक्लोन को चक्रवात कहते हैं। चक्रवात भारत के पूर्व समुद्री तट पर स्थित ओडिशा में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17 से 18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। ठीक 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसमें राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, ठीक, वर्षा तथा ज्वारी प्रतोकर्ष से हानियां हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग वाली पवनें 36 घंटे से भी ज्यादा समय तक चलती रहीं। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और उच्च कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतें भी उड़ गई। विद्युत आपूर्ति और टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गईं। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण उड़ीसा के प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारी तरंगें स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई और फलस्वरूप तटीय क्षेत्र में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 किलोमीटर ऊंचाई ज्वारी तरंगें आ गई जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाव के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा। गहन होकर इस महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे उड़ीसा के इरेसामा एवं बालीकुडा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित उड़ीसा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियां एवं फलों की खड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ। ज्वार प्रतिकूल से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भूक्षेत्र अनउपजाऊ हो गए और साल, सागवान एवं बांस के बागवान वाले विशाल भूक्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप एवं कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त हो गए थे। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट बिटवीन द पारादीप एंड कोणार्क वैनिस्ड। ठीक, अब हम लोग देखते हैं आर्द्रता मतलब मॉइस्चर। आर्द्रता, when water evaporates from land and different water bodies it becomes water vapor। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से विस्थापित होता है, मतलब when water evaporate मतलब क्या होता है, विस्थापित होना, तो यह जल वाष्प बनता है। ठीक है, तो क्या बनता है, डिफरेंट वाटर और बिकम्स वाटर वेपर, जल वाष्प। इसको जल वाष्प कहते हैं। और एवेपोरेशन को क्या कहते हैं, विस्थापित, वाष्पित।
वाष्पित नहीं दोस्तों, वाष्पित कहते हैं, ठीक है। या मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी, ठीक है। किसी भी समय वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। मॉइस्चर इन द एयर, मॉइस्चर कब बनेगा, ठीक है, जब पानी एवोपरेट होगा। एवोपरेट मतलब वाष्पित होगा। और जो वाष्पित हवा जो पानी वाष्पित होकर हवा में जाएगा तो जो जल वाष्प बनेगा, तो ठीक है, वहाँ उस एरिया में अगर मॉइस्चर इन एयर एट एनी टाइम, वायु में किसी भी समय अगर हम मापेंगे तो जलवाष्प की मात्रा जितनी होगी उस एरिया में उसको आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है, when there is full of water vapor we call it a humid day, ठीक है, तब उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। कैसे? as एयर गेट्स वार्मर, जैसे जैसे हल्का जो होता है, जैसे हम समझ लीजिए कि गर्मी का सीजन है और खूब गर्मी पड़ रही है धूप की, उससे क्या होता है कि जो हवा होती है, जो एयर होता है वो गर्म होता है। जब एयर गर्म होगा तो वो ऊपर उठेगा, और जब ऊपर उठेगा तो जो जगह खाली हुई है, जैसे एक एरिया है, ये एरिया है, यहाँ पे हवा गर्म होगी तो ऊपर उठेगी। अब जब गर्म उठेगी तो यहाँ की जो हवा है वो खाली हो जाएगी। जब यहाँ खाली हो जाएगी तो क्या होगा, हमारा जो पानी है वो वाष्प बन के वो जल वाष्प बन के ऊपर उठेगा और इस जगह को भर देगा, ठीक है। ठीक है, when the air is full of water vapor we call it humid day। as the air gets warmer its capacity, जब इस जगह भर जाएगा तो क्या होगा कि हमारा जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो इस प्रकार से यह अधिक आर्द्रता हो जाती है। To hold water will increase and so it becomes more and more humid. On a humid day, clothes takes longer to dry and sweat from our body does not evaporate easily, making us very uncomfortable। होता क्या है, आर्द्र दिन में कपड़े सूखने का काफी समय लगता है। काफी समय क्यों लगता है? क्योंकि हवा की जगह वाटर जलवाष्प मतलब भरा हुआ है पूरे हमारे एयर में, और इससे भरे होने के कारण जो असल में एयर होना चाहिए जिससे मॉलिक्यूल्स एवोपरेट कर ले पानी को, ठीक है, वो हो नहीं पाता है जल्दी, वो धीरे धीरे होता है, और इससे क्या होता है कपड़े जल्दी सूखते नहीं है, सूखेंगे नहीं, और पसीना जो हुआ था हम लोग वो भी जल्दी नहीं सूखते हैं। इससे क्या होता है कि जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर न सके, तब ये नहीं। हाँ, देखिए होता क्या है कि काफी कपड़े सूखने में काफी समय लगता है और हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। when the vapor rises, हम लोग देखेंगे कि when the vapor rises it starts cooling, the water will condense causing formation of droplets of water। Clouds are just masses of such water droplets। when the droplets of water become too heavy to float in air then they become known as a precipitation। देखिए होता क्या है कि आकाश में जब वह जल वाष्प ऊपर उठता है आकाश में तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। हमें पता है कि सरफेस ऑफ द अर्थ होता है, जो हमारी सतह होती है पृथ्वी की, हम जब ऊपर हवा जाती है तो ये हॉट से ये कोल्ड होती जाएगी जैसे जैसे हवा ऊपर जाएगी, ठीक है, क्योंकि एयर प्रेशर क्या होता है डिक्रीज होते जाता है फ्रॉम इंक्रीज इन द एल्टीट्यूड ऑफ द हाइट। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, ठीक है, तो हमारा एयर ठंडा होता जाता है, ऊपर जाते हैं तो जल वाष्प क्या होगा, ऊपर जाके ठंडा हो जाएगा वाटर वेपर, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, ठीक। तो जब जल वाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है, जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाता है। अब जैसे जैसे ठंडा होगा और ज़्यादा ऊपर ठंडा हो जाएगा, ठंडा होगा तो पानी की बूंदें बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है, जिससे जब बादल बनेंगे तो समझ लीजिए कि पानी की बूंदें तैयार हो रही हैं, ठीक। बादल के इन्हीं जल बूंदों को एक ही समूह कहा जाता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है, मतलब बादल बहुत डेंस हो जाता है, काला हो जाता है, अब दिखिएगा
पहले तो वाइट होता है, धीरे धीरे जब उसमें पानी की बूंदें बढ़ने लगती है और वेपर कलेक्ट होता रहता है, तो इससे क्या होता है, वो डेंस हो जाते हैं, बहुत घने हो जाते हैं, घने के कारण वो और काले होते जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि वायु में तैर न सके पानी, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाते हैं। और जब बादल बहुत भारी हो जाता है तब ये क्या होते हैं कि पानी को वर्षा के रूप में नीचे आते हैं। ठीक, ये वही सिचुएशन है। ठीक है। और आकाश में उड़ते हुए जेट, जैसे जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव्स अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम, द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन्स कंडेंस, which we see trails of this condensed moisture of for some time when there is no air movement to disturb it। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज में अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं, ट्रेल्स कहते हैं उन्हें। इनके इंजनों से निकलने वाली नमी संगठित हो जाती है, ठीक है, इकट्ठा हो जाती है, और वायु की गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। Precipitation that comes down to the earth in liquid form is called rain। ठीक है। और most of the ground water comes from the rainwater। Plants help preserve water। When trees on hillsides are cut, rainwater flows down the bare mountain and can cause flooding of low-lying areas। On the basis of mechanism, there are three types of rainfall: the conventional rainfall, the orographic rainfall and the cyclonic rainfall। फिगर 4.5 ये हमारा है, थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल। चलिए इसको समझाता हूँ मैं। देखिए, पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाली वर्षण वर्षा कहलाती है। ठीक है। ज्यादातर भौम भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। मतलब जमीन पे जो जल प्राप्त होते हैं अधिकतर वर्षा से प्राप्त होती है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। ठीक है। जब पहाड़ी पर जो पहाड़ी प्लांट है, ये तो हो गया। व्हेन ट्री ऑन हिल्स साइड्स आर कट, रेन वाटर फ्लोज डाउन। ठीक, जब पहाड़ी पशरुओं से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है और निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के तीन प्रकार होते हैं। ठीक है। पहला क्या क्या है, कन्वेंशनल रेनफॉल। कन्वेंशनल रेनफॉल को हिंदी में क्या कहते हैं, संवहनी वर्षा। कन्वेंशनल रेनफॉल को क्या कहते हैं, संवहनी वर्षा। ऑरोग्राफिक रेनफॉल उसको दूसरे को क्या कहते हैं, ये तो पहला हो गया, दूसरे को क्या कहते हैं, कन्वेंशनल पहला, दूसरा है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल पर्वतीय वर्षा। रिलीफ रेनफॉल कह लीजिए, ओरोग्राफी पर्वतीय पर्वतीय वर्षा। ठीक है। और क्या होता है कि साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होता है, चक्रवाती वर्षा। हमने फिगर में ये देख लिया है। ठीक है। Rainfall is very important for the survival of the plants and animals। It brings fresh water and to earth's surface। If rainfall is less, water scarcity and drought occur। On the other hand, if it more, flood takes place। देखिए होता क्या है कि पौधा तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। इससे धरातल को ताजा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम होती है तो जल की कमी तथा सूखा पड़ जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। ठीक है। तो वर्षा बहुत जरूरी है जीव जंतुओं के लिए। देखिए अदर फॉर्म्स, वर्षण के दूसरे रूप में हम जानेंगे। प्रेसिपिटेशन को क्या कहते हैं, वर्षण, ध्यान रखिएगा। अदर फॉर्म्स क्या है, स्नो, स्लिट, हिल। ठीक। दूसरे रूप क्या है, हिम, हिमवृष्टि तथा ओला। ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज
ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। आप लोग एक्सरसाइज को प्लीज आप लोग करेंगे, ठीक है। और इसके नोट्स चाहिए तो प्रोवाइड मैं कर दूंगा, आप प्लीज मेल करिएगा, ठीक है। ओके गाइस, या कमेंट बॉक्स सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं आपको तब भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको, ठीक है। ठीक है। ओके गाइस, हमने आज देख लिया किसके बारे में, पूरे ईयर के बारे में, ठीक है, हवा के बारे में, वायु के बारे में पूरी जानकारी ली, ठीक है। थैंक यू एंड बाय बाय।